हेलो एवरीवन, आज हम केमिकल बॉन्डिंग के ऐसे टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिनसे बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट है हमारा रेजोनेंस, जिससे कि मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी का पता चलता है। और नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिससे कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा होता है। अगर आपने ये दोनों टॉपिक कर लिए तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए, आइए। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। व्हेन ऑल द प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय सिंगल स्ट्रक्चर, सो टू और मोर देन टू स्ट्रक्चर आर ड्रॉ टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, प्रोसेस इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल या आयन है तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज को हम एक सिंगल स्ट्रक्चर के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो देयरफॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो जैसे यहाँ पर हम कुछ स्ट्रक्चर बताते हैं रेजोनेटिंग। जैसे यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर है, फिर यहाँ पर एक और हो जाएगा इसका, इधर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं इसके। पर एक सर्कल, तो ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर हम एक सिंगल स्ट्रक्चर से सारी प्रॉपर्टीज नहीं बता सकते हैं। ये तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। तो अब देखते हैं हम पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे पोलर मॉलिक्यूल की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू डिसिमिलर एटम्स। तो जैसे हो गया NH3 हो गया, HF हो गया, HCl हो गया, तो यहाँ पर दो डिफरेंट एटम है। तो ये हो गया पोलर मॉलिक्यूल। अब बात करते हैं जैसे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी डिफरेंस होता है। तो जैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं H2Cl2O2, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे। जैसे H2 हो गया, Cl2 हो गया, O2, तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू सिमिलर एटम्स, ये समझा। अब उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट, तो जैसे पोलर मॉलिक्यूल जो है उसका कोई ना कोई डाइपोल मूवमेंट होगा, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात करते हैं हम तो इनका कोई भी जो है डाइपोल मूवमेंट नहीं होता है। और यहाँ पर जैसे पोलर मॉलिक्यूल है तो इसका कोई ना कोई डाइपोल मूवमेंट होगा। तो यहाँ पर बात करते हैं हम डाइपोल मोमेंट की, तो वो होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो कोई भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो उसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। अगर कोई अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो अगर जैसे उसका डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होता है। यहाँ पर देखते हैं हम एक एग्जाम्पल लेकर। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं कोई सिमेट्रिकल की बात करते हैं, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे मेथेन की बात करते हैं, ये एक सिमेट्रिकल है क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। जैसे डाइपोल मोमेंट नहीं, यहाँ पर ये चेंज करना थोड़ा सा यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे बात करते हैं तो ये जो है इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डिफरेंट एटम नहीं है, सारे सेम एटम है, और ये एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। बात करते हैं हम यहाँ पर, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं वाटर का। तो वाटर में जैसे बात करते हैं, यहाँ पर H है और इसके पास में 2 लोन पेयर और बचेंगे, तो इसकी वजह से ये एक अनसिमेट्रिकल है। तो इसका डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा, तो 0 नहीं होगा इसका। तो ये एक अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है और ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जो है लोन पेयर की वजह से जो है इसका कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट होता है। अगर कोई डिफरेंट एटम आ जाता है या फिर लोन पेयर आ जाता है तो उसकी वजह से उसका डाइपोल मूवमेंट कुछ ना कुछ होता है, 0 नहीं होता है। तो यहाँ पर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए और अनसिमेट्रिकल के लिए, तो यहाँ पर जैसे डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होता है अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के लिए। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की यूनिट होती है डीबाई। अब देखते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती किन किन के बीच में है ना। तो यहाँ पर हम बात करते हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम सोचते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग केवल इन एटम्स के बीच में ही क्यों होती है, क्योंकि इनका सबसे बड़ा रीजन ये है कि एक तो इनका साइज जो है वो स्मॉल होता है, और दूसरा ये है कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम समझते हैं ये एक सिर्फ अट्रैक्शन है
कोई परमानेंट बॉन्डिंग नहीं है। तो यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल को लेकर समझने की कोशिश करते हैं कोई भी शादीशुदा इंसान है तो वो अट्रैक्शन शो नहीं करेगा, लेकिन जिसकी शादी नहीं हुई है या कोई फ्रेंड्स हैं या बॉयफ्रेंड है तो उनके बीच में एक अट्रैक्शन रहता है। तो यहाँ पर जिसकी शादी हो गई है उसके बीच में परमानेंट जो है मतलब परमानेंट बॉन्ड बन चुका है तो अब नहीं बनेगा, या फिर अट्रैक्शन भी नहीं होगा किसी और जगह। तो यहाँ पर हम इससे समझ सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इंटरमोलिकुलर की बात करते हैं तो वहां पर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में अगर बॉन्डिंग होती है तो उसको बोलते हैं हम इंटरमोलिकुलर। अगर बात करते हैं इंट्रामोलिकुलर की तो वहां पर जो है सेम एटम के बीच में ही जो है बॉन्डिंग होती है तो उसको बोलते हैं हम इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे हम और उससे समझेंगे। इसको क्लीन करके देखते हैं। तो देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्ड इन विच अ हाइड्रोजन एटम इज अट्रैक्टेड टू एटम्स ऑफ स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे यहाँ पर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आ जाएंगे। तो यहाँ पर इनका साइज स्मॉल होता है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ पर जैसे बात करते हैं हम, तो जैसे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये होती है हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो सेम मॉलिक्यूल के बीच में भी हो सकता है या फिर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो इसको बोलते हैं हम इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखते हैं हम यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स इन सेम मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर जो है एक सेम मॉलिक्यूल के जो डिफरेंट एटम है उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। और एक और आ जाता है इसमें एग्जांपल, जैसे सैलिसल्डिहाइड। तो ये दो एग्जांपल इसके यहाँ पर हो जाएंगे। और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, जैसे एच एफ हो जाएगा और यहाँ पर वाटर हो जाएगा। वाटर उसका स्ट्रक्चर बनाकर ही समझते हैं यहाँ पर कैसे होती है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे कि और NH3 हो जाता है। और यहाँ पर कौन कौन से होते हैं, और इसमें आ जाता है वाटर, है ना। तो यहाँ पर इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं हम। तो जैसे HF की बात करते हैं यहाँ पर, तो फ्लोरीन है यहाँ पर H, और इधर आ जाता है फ्लोरीन। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, फिर यहाँ पर F। तो ये जो है यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बॉन्ड ही है ये हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर ऐसे होती हैं। तो जैसे जो है सेम मॉलिक्यूल के बीच में भी हो सकती हैं और डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में भी हो सकती हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। अब बात करते हैं हम यहाँ पर वाटर को भी देख लेते हैं या फिर NH3 को देख लेते हैं इसमें। तो यहाँ पर जैसे नाइट्रोजन है, इसके पास में 3 हाइड्रोजन है ना। तो यहाँ पर इधर इसके पास में हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो ये यहाँ पर नाइट्रोजन है, इधर इस साइड करते हैं इसको, यहाँ पर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है। फिर यहाँ पर आगे बढ़ती जाएगी ये, इधर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है। तो इसे आगे बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग NH3। तो यहाँ पर अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ये लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर वैसे तो स्पेस नहीं है इस वजह से। तो यहाँ पर जैसे हमने NH3 में देखी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, यहाँ पर देखी हमने फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में, वैसे ही हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में भी देख सकते हैं वाटर के अंदर। तो यहाँ पर हमने इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखा। तो यहाँ पर जैसे हमने HF को लिया, वाटर को लिया और अमोनिया को लिया, इनमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर बात करते हैं हम ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और सैलिसल्डिहाइड, तो इनमें होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बात करते हैं हम इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है। तो यहाँ पर बात करते हैं हम, तो जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो उसमें ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है इसके बजाय इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के। तो यहाँ पर दो डिफरेंट एटम रहते हैं, तो मतलब यहाँ पर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल होते हैं, तो इनके बीच में बॉन्डिंग होती है, तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर जैसे अब देखते हैं हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को। तो यहाँ पर जैसे हमको बॉन्ड ऑर्डर निकालना होता है तो हाफ करेंगे नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और इसमें से माइनस करेंगे नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा। स्टेबिलिटी की बात करते हैं यहाँ पर, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, इसमें थोड़ा सा
जैसे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की ज्यादा स्टेबिलिटी होगी एंटी बॉन्डिंग से, यहाँ पर देखते हैं। तो स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आपको ध्यान में रखना है। बाकी की चीजें इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं थी, इसलिए मैंने ये सारी चीजें आपको मतलब बता दी, ये इंपॉर्टेंट है। पैरामैग्नेटिक की बात करते हैं, मॉलिक्यूल हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब जैसे बात करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। अगर बात करते हैं पेयर्ड होंगे, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो पेयर्ड है, तो यहाँ पर जो वो होगा डायमैग्नेटिक। तो इसमें मॉलिक्यूल हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो डायमैग्नेटिक। तो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो मॉलिक्यूल जो है वो पैरामैग्नेटिक होगा, अगर पेयर्ड है तो वो होगा डायमैग्नेटिक। तो हमको ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। हमने यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझा, तो ये जो है इसका मेन रीजन ये है कि यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं कि वाटर की, तो जहाँ पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो वहां पर उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और कुछ चीजें जैसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बढ़ जाते हैं वहां पर, और उसकी विस्कोसिटी भी बढ़ जाती है अगर ये बॉन्डिंग होती है इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग। तो वहां पर कुछ चेंजेस होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि वाटर में जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो इसलिए जो है वहां पर उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। तो हमने आज जैसे रेजोनेंस को समझा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझा। आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।